हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन विजय पीवी सर, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जेई मेन 1 सितंबर शिफ्ट 2 के सॉल्यूशंस को लेकर। तो आइए डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और 20 आउट ऑफ 20 आपको टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, जिनमें आपके पास चॉइस है, आपको एनी 5 वहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। और सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, देख लिया होगा आपने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन गिवन है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 3 डायमेंशन इज 300 केल्विन। द करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली एट 300 केल्विन इज। बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात की हुई है, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें मॉडर्न फिजिक्स में मैटर वेव्स चैप्टर है, वहाँ पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं h/p, और p को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं सर, p को लिख सकते हैं 2m/ke, है ना। और ke यहाँ पर बेसिकली क्या होगी सर, एनर्जी। और यहाँ पर एनर्जी की जो फॉर्म हमें दी हुई है वो कहीं डायरेक्ट नहीं गिवन होके हमें टेम्परेचर पे, मतलब 300 केल्विन पर हमें क्या बताना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसकी वैल्यू गिवन है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻³ होता है। तो बेसिकली यहाँ पर के जो होगा KTG वाले चैप्टर से काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख सकते हैं वो कितनी लिख सकते हैं, 3/2 kT। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होगा, देखिए वो क्या होगा, 2m 3/2 kT। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये फाइनली हमारे पास लैम्डा का जो फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव हो रहा है वो हो रहा है लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m/kT। क्योंकि हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बस अब हमें यहाँ क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में सारी वैल्यूज हमें गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एज ए स्टैंडर्ड याद होता है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 300 केल्विन के अक्रॉस जो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि डिटेल सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ h की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू और t की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट की है। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6.26 नैनोमीटर। तो इस ऑप्शन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला बॉडी ऑफ मास स्मॉल m ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट स्मॉल h रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 0.8 √gh। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाई द एयर फ्रिक्शन इज। बेसिकली जो क्वेश्चन है ये वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वर्क पावर एनर्जी में सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, या फिर हम बोले वर्क पावर एनर्जी की जो जान है वो क्या है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। क्या होती है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डेल्टा के। बेसिकली जो चैप्टर है WP, ये चैप्टर बेसिकली डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए और आपको ये रिलेशन को फील कराने के लिए। तो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का है और जिससे ये चैप्टर बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि h हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा, ये अंडरस्टूड है। और दूसरा हमसे वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन पूछा है, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन तो हमसे पूछा ही है, तो सिंपली हम वर्क डन लिख लेते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g की वजह से, प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, यस सर, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा और ग्रेविटी की वजह से वर्क डन जो होगा, ये टोटल वर्क डन, और तीसरा कोई वर्क डन यहाँ पर नहीं होने वाला, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब बात करें, क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या, जीरो होगी, यस सर, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हाफ mv²। और आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कि जब वो नीचे पहुंचता है h हाइट पर, नीचे जब पहुंचने वाला होता है तो इसकी स्पीड जो होती है वो v आपको गिवन है 0.8 √gh। ठीक है, बस अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देना और सॉल्व कर लेना। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी और वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको क्या लिख देंगे सर, इसको हाफ mv² लिख लेंगे, और v की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो पुट करके इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसा कि मैं आपको बताया कि वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वजह से वर्क डन इसके इक्वल होना चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। तो सिंपली हमने क्या किया, वर्क डन ड्यू टू एम जी एच होगा, और ये कितना हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर अंडर रूट जी एच। तो फाइनली जब सोल्व करोगे तो वर्क डन जो होगा नेगेटिव आएगा, और एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन है तो नेगेटिव होना तो तय था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज़ अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस, द करंट I1 विल बी। बेसिकली इस सर्किट में आपको क्या बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है, अगर इसको मैं कनेक्ट करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर जो आप डिस्कस करते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर डिस्कस करते हैं उससे पूछा जाने वाला आसान सा सवाल है। डायोड का सिंपल फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में डायोड जब सर्किट में होता है तो सर्किट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, एंड जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो सर्किट बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। दैट मीन्स ये जो फॉरवर्ड बायस में आपको दिखाई दे रहे हैं डायोड, तो ये सिंपल ये सर्किट को क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह से। और जबकि यहाँ पर इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा सर्किट में वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये कौन से बायस में होगा सर, रिवर्स बायस में होगा, तो इसको हम सर्किट में काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये वाली ब्रांच को हम सर्किट में काउंट नहीं करेंगे। सिंपली हमसे अब क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आई इज इक्वल टू, जो कॉन्सेप्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, वो यहाँ पर हमें यूज़ करना है। और वो फाइंड आउट करने के लिए देखो डेल्टा वी मतलब हमें पोटेंशियल तो गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, बस हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम गिवन है, इसके भी अक्रॉस 30 ओम गिवन है। तो ये जो सर्किट हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो मैं अगर डायोड को हटा के सिर्फ रेजिस्टेंस बना दूं, क्योंकि करंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इस तरह का सर्किट कुछ आपके पास होगा। तो आप ध्यान से देखिए 30 ओम है, ये कितना है सर 130 ओम है, ये वाला फिर से 30 ओम है, ये वाला 130 ओम है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये लास्ट में नीचे 20 ओम है, और इस पर बैटरी पे जो पोटेंशियल लिखा हुआ है वो 200 वोल्ट लिखा हुआ है। बस अब ये सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया, आराम से आप कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए 160 सीरीज़ में 130 और 30 सीरीज़ में 160, और ये भी 160, फिर आपस में दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे 160 और 160। तो 160 और 160 से जो पैरेलल सोल्व करने पर आएगा वो कितना आएगा 80 ओम, 80 ओम और 20 ओम फिर से क्या हो जाएंगे सीरीज़ में, तो 80 + 20, 80 + 20 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100 ओम। अब आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया, वी आपके पास है, तो करंट आप आराम से लिख सकते हैं, करंट आई इज इक्वल टू 200 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया सर हमारे पास 100, इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा सर 2 एम्पियर। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा वो होगा 2। तो 2 ऑप्शन को आप राइट टिक करेंगे। ओके तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा स्क्रीन पोस्ट करके। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, अ स्टूडेंट डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mgl³ अपॉन 4bd³ रो। द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज टेकन टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर, हिज ऑब्जर्वेशंस आर एज अ फॉलोइंग। और बेसिकली आपको यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y। देखो एरर से ये जो सवाल है आसान सा सवाल पूछा हुआ है, एरर का सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मैं मानता हूँ, पर बाकी सवाल में और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें अपन को फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करनी y में। तो y के लिए फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखा जाएगा, इसको डेल्टा y बाई वाई, है ना, समझ में आ रहा है। फिर m के लिए क्या लिखा जाएगा सर, डेल्टा m बाई m लिखा जाएगा। जैसा कि g में कोई फ्रैक्शनल एरर नहीं तो g को लिखने का कोई सेंस नहीं है। फिर हमारे पास बचा 3 डेल्टा l बाई l, क्योंकि l पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा l बाई l, एरर में इस तरह से हम लिखते हैं। फिर प्लस हम लिखेंगे b के लिए क्या हो जाएगा सर, डेल्टा b बाई b हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट है d के लिए कितना हो जाएगा सर, 3 डेल्टा d बाई d हो जाएगा। एंड फाइनली रो के लिए, तो रो के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो। ठीक है, इस तरह से डेल या रो जो भी आप इसको बोल रहे हैं, तो इस तरह से हम जब इसको लिखेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बाकी सारी वैल्यूज़। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 1 ग्राम, इसका ये 2 ग्राम 2 kg, दैट मीन्स डेल्टा m हमें कितना गिवन है सर, 1 ग्राम गिवन है, और ये m गिवन है। इसी तरह से अगर ध्यान से देखो तो ये क्या गिवन है, डेल्टा l गिवन है, और ये l गिवन है। ठीक है,
इसी तरह से अगर ध्यान से देखो तो बी मतलब डेल्टा बी ये गिवन है और ये क्या है सर ये बी हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्या है डेल्टा डी हो जाएगा, डेल्टा टी डी और ये क्या हो जाएगा सिंपली डी। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा डेल हो जाएगा, डेल्टा डेल और ये कितना हो जाएगा सर डेल। बस अब ये सारी वैल्यूज जो मैंने रिलेशन लिखा है इस रिलेशन में पुट करके सॉल्व करना और फाइनल आंसर अपना आ जाएगा। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हुई है और पुट करने के बाद जो फाइनली अपने पास सॉल्व करने पर आता है वो कितना आता है 0.155। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा 3 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्क्रीन पोज करके आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है ड्यू टू कोल्ड वेदर अ 1 मीटर पाइप of cross section area 1 centimeter square is filled with ice at -10 degree centigrade. Resistive heating is used at melt the ice. Current of 0.5 ampere is passed through 4 kilo ohm resistance. Assuming that all the heat produced is used for melting, what is the minimum time required? देखिए क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है हीट से और बेसिकली क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं आपको बनाकर यहाँ दिखाता हूँ। बेसिकली आपके पास एक पाइप है ना, इस तरह से एक पाइप है। पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर, मतलब ये पाइप की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है 1 मीटर लेंथ का एक पाइप है। और इसका क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। और आपको बोला है कि इसमें जो आइस है मतलब इसके अंदर क्या है आइस है और आइस जो फिल है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिल है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आप क्या कर रहे हैं इसमें एक करंट पास कर रहे हैं 0.5 एम्पेयर की और वो 4 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहे हैं। तो आपसे पूछे कितने टाइम में ये टोटल आइस मेल्ट होगा। तो देखिए बेसिकली बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट अपन डिस्कस करते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब हीट लॉस होता है वो कितना होता है सर I² RT होता है। तो हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि जो हीट इसको रिक्वायर्ड है वो हीट देगा कौन, वो हीट कौन देगा जो कंडक्टर में आप जब 4 किलो ओम रेजिस्टेंस में जब आप करंट पास करेंगे तो ये क्या करेगा हीट इसके अंदर जनरेट होगी और वो हीट लॉस जो होगा वो हीट गेन बाय द आइस होगा। और ये आइस क्या हो जाएगा पहले क्या होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद क्या होगा मेल्ट होगा। तो अगर मैं बात करूँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, अगर मैं बात करूँ क्यू में लिख रहा हूँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा सर पहले तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला MS डेल्टा टी। MS डेल्टा टी क्यों यूज़ करें क्योंकि -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए क्या हीट जो रिक्वायर्ड है वो MS डेल्टा टी से कैलकुलेट होगी डेफिनेटली सर। और फिर फेज चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो Q इज़ इक्वल टू क्या ML से कैलकुलेट होगी यस। तो जो ये रिक्वायर्ड हीट है वो हीट कौन प्रोवाइड करेगा ये 4 किलो ओम रेजिस्टेंस जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है इन दोनों हीट को इक्वल करना है मतलब I² RT शुड बी इक्वल टू MS डेल्टा टी प्लस ML। बस अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद टाइम जो आता है 35.3 सेकेंड आता है ऑप्शन 4। आइए डिटेल सॉल्यूशन में आपका इसको दिखा देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हीट है रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस MS डेल्टा टी प्लस ML ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी तो अपने पास ये हीट आई मतलब इतनी हीट रिक्वायर्ड है इस आइस को जो इस पाइप के अंदर इसको मेल्ट होने के लिए। और ये हीट कौन प्रोवाइड करेगा जो कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है तो उसका जो हीट है वो इतनी है दैट मीन्स उसको इसके इक्वल किया तो टाइम की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही वो है 35.3 सेकेंड। ओके तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन में बोला है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज X इज द सेम एज द मीन लाइफ ऑफ टाइम ऑफ अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट Y। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स देन। आपको पूछा है कौन पहले डिके होगा या कौन बाद में डिके होगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके हम कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फिर हम बात करेंगे कि कौन पहले डिके होगा या कौन बाद में डिके होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट X मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X उसकी हाफ लाइफ दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट Y है उसकी मीन लाइफ के इक्वल है। दैट मीन्स मैं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर उसको हेल्प से लिखूँ तो T हाफ ऑफ X इक्वल टू गिवन है T मीन ऑफ Y। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पता है T हाफ ऑफ X इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln 2 अपॉन लैम्डा फॉर X
शुड बी इक्वल टू हाफ, सॉरी मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल 1 लैम्डा, और वाई हम यह बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो लैम्डा वाई जो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा, लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, लैम्डा एक्स अपॉन ln2, और ln2 की वैल्यू आपको पता है 0.693 होती है, तो लैम्डा एक्स अपॉन 0.693, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.44 लैम्डा एक्स। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि लैम्डा वाई बड़ा है लैम्डा एक्स से, दैट मीन्स हम कमेंट कर सकते हैं कि लैम्डा वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा एक्स, मतलब जो डीके कांस्टेंट है, लैम्डा बेसिकली क्या होता है, डीके कांस्टेंट, तो डीके कांस्टेंट किसके लिए ज़्यादा है, वाई के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स। और इनिशियल नंबर जो है, क्वेश्चन बोला सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इनिशियली दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम है, तो डीके जो होगा वो डीके रेट जो होगी वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, लैम्डा पर, दैट मीन्स लैम्डा जिसके लिए ज़्यादा है वो ज़्यादा फास्ट डीके होगा, मतलब वो जल्दी डीके होगा। तो ऑप्शन 1 जो दिया है, वाई विल बी डीके फास्टर देन एक्स, तो 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी और ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे क्योंकि वाई पहले डीके हो रहा है एक्स से, तो 1 ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 1 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके तो देख के आपको पता लग रहा है बेसिकली मैग्नेटिज्म का सवाल है, और मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है आपको मैं बताता हूँ। फॉलोइंग प्लॉट शोज मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम वर्सेज मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच एंड मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी एंड टेम्परेचर टी ग्राफ। बेसिकली कैपिटल एम, कैपिटल एच और सस्पेसिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर ग्राफ आपको शो कर रखे हैं। और आपको क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डाई मैग्नेटिक, है ना। बेसिकली इस बात को ध्यान रखना कि आपको किसके लिए कमेंट करना है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कमेंट करना है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो होते हैं वो एम और एच के लिए जो ग्राफ होता है, एम और एच के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डाई मैग्नेटिक्स के लिए, पैरा मैग्नेटिक के लिए जो ग्राफ होता है वो ये वाला करेक्ट होता है, बी वाला। पैरा मैग्नेटिक के लिए ये जो ग्राफ होता है ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ये एज अ स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपका फटाफट से सही हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो है डाई मैग्नेटिक्स के लिए मतलब कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, ए वाला करेक्ट होगा। और दूसरी बात, सस्पेसिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच की अगर ग्राफ की बात करें तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ होता है फेरोमैग्नेटिक के लिए। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक और एंड पैरामैग्नेटिक के लिए, है ना। इस तरह से ग्राफ होता है। बट हमसे किसके लिए पूछा है? डायमैग्नेटिक्स के लिए। तो डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो सस्पेसिबिलिटी है वो टेम्परेचर से रिलेट नहीं करती है। दैट मीन्स सस्पेसिबिलिटी हर टेम्परेचर पर क्या होती है? कांस्टेंट होती है, और वो क्यूरीज लॉज भी फॉलो नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होंगे वो ए और सी होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। 1 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके तो आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। क्वेश्चन में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब आपको गिवन है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल, और उसमें इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है, और आपसे पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स हमसे एप्सिलॉन आर यहाँ पर पूछा है, और म्यू आर क्वेश्चन में गिवन है 1। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वी के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज कॉल्ड वी। और वी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी अपॉन अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। जब आपसे इस तरह की टर्म आपसे पूछी हो तो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद है तो सवाल आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। आप सिंपल कंपेयर करें, ओमेगा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2 × 10⁻⁴ कितना है? 10 है। और के की वैल्यू जो गिवन है आपको वो 200 है। तो आप यहाँ से वी कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा और के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा कितना? 2 × 10⁻10 अपॉन 200 शुड बी इक्वल टू सी अपॉन म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1, और एप्सिलॉन आर यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 10⁸। कितना हो जाएगा? 10⁸, और शुड बी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट में एप्सिलॉन आर। अब क्या करें? सिंपली दोनों तरफ वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 10⁸, और ये हो जाएगा कितना? 3 × 10⁸, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमें कैलकुलेट करना है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर शुड बी इक्वल टू 3। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9।
तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1 ऑप्शन को आप यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा ऑप्टिक्स का सवाल है। ऑप्टिक्स में अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट अगर अपन यहाँ पर देखें तो किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है समझिए। जैसे कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर की जो टोटल इनर डेप्थ है वो हमें कितनी गिवन है सर, 17.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब दूसरा आपको बोला है कि एक स्टूडेंट है जो इसके अंदर वाटर को इंसर्ट कर रहा है, वाटर, और आपको बोला है कि जब वो हाफ फिल कर देता है तो उसे लगता है कि ये हाफ फिल हो गया, बट एक्चुअल में हाफ फिल नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ तक फिल हुआ होगा, और ये वाली जो डेप्थ है वो एक्चुअल में हाफ से ज़्यादा ही होगी। दैट मीन्स मैं अगर इसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ हाफ ऊपर वाली को, तो ये वाली जो होगी ये म्यू एक्स होगी। क्यों म्यू एक्स होगी? क्योंकि सिंपल n2 अपॉन मतलब ये 2 नहीं होके n2 अपॉन n1 शुड बी इक्वल टू d डैश अपॉन d। ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में बेसिकली आप एक बार देख लीजिए इसको, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा ना, तो n2 अपॉन n1 जो होगा, n2 अपॉन n1 क्या होगा, d डैश अपॉन d। तो एक्चुअल में जो ये यहाँ पर आपको वाटर जो बोल रहा है हाफ फिलअप होगा, हाफ से क्या होगा, ज़्यादा हुआ होगा एक्चुअल में, तो म्यू एक्स और वो वाला x, दैट मीन्स x प्लस म्यू एक्स शुड बी इक्वल टू 17.5, है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और बेसिकली हमसे कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसमें अप टू व्हाट हाइट द टम्बर इज़ एक्चुअल फील्ड। मतलब एक्चुअल फील्ड कितना, म्यू एक्स है। एक्चुअल फील्ड मतलब जो आंसर है हमारा, आंसर जो हमें देना है वो क्या देना है, म्यू एक्स देना है। बट उससे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, एक्स कैलकुलेट कर लें। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉमन ले लिया 1 प्लस म्यू, उधर 17.5 अपॉन नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लस म्यू, और म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4/3। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17.5 1 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू 17.5 अपॉन नीचे हो जाएगा ये 7/3 दैट मीन्स 3 इंटू 17.5 अपॉन 7। अब हमें कैलकुलेट करना है म्यू एक्स, तो एक्चुअल में ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 4/3, और एक्स जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना है 17.5 अपॉन 7 इंटू 3। तो आप ध्यान से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 17.5 2.5 टाइम कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो होगा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। राइट, जैसा कि आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, क्वेश्चन बेसिकली आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आसान सा सवाल है, और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि 42 डिग्री और 48 पर रेंज जो है R1 R2 है, तो हाइट H1 H2 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेसिकली एक बात समझ लीजिए, अगर थीटा आपको जो दिया होता है ना, अगर थीटा इस तरह से गिवन हो कि θ1 और θ2 इस तरह से हो कि θ1 तो थीटा और θ2 हो 90 माइनस थीटा, तो उस कंडीशन में जो रेंज मिल जाती है वो क्या मिल जाती है, सेम मिल जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आप क्या बोलेंगे, आर जो होगी वो सेम होगी, और ये सिचुएशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है क्योंकि 42 और 48 आप सम करो 90 डिग्री था, दैट मीन्स एक 42 है दूसरा 48 है, तो रेंज तो सेम हो गई, दैट मीन्स R1 इक्वल टू R2 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करें हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप देखिए जो H है वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब आपको एक बात पता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन के लिए अपन बात करें तो थीटा अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ होगा। दैट मीन्स जो 48 डिग्री है उसके लिए हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 42 के लिए। तो H2 ग्रेटर देन होगा क्या, H1 से, तो H2 ग्रेटर देन होगा H1 से, तो ऑप्शन जो है 1 वो करेक्ट होगा, क्योंकि 1 ऑप्शन में R1 R2 इक्वल है और H2 ग्रेटर देन H1 है, तो ऑप्शन 1 को यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बेसिकली एनएलएम का सवाल है, और एनएलएम में आपको बेसिकली एक वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन गिवन है। एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, उसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो स्मॉल एम वाला जो ब्लॉक है उसको क्या कर रहा है, वो नीचे जब आएगा तो क्या करेगा, ये वेज उधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो आपसे पूछा द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज, बेसिकली आपको क्वेश्चन बताना द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है सपोज वो A2 है और इसका एक्सेलरेशन सपोज A1 है। दैट मीन्स जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होगा, और ये जो A2 मैंने कंसिडर किया है ये विद रिस्पेक्ट टू वेज कंसिडर किया है, ये बात ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू वेज,
ठीक है। तो वेज के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना आसान है। और ये A1 जो मैंने अज्यूम किया है इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वेज किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। तो सपोज़ कि ये A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। अब हमें बेसिकली A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A2 सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन से हमें सॉल्व करना है। बस हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो गिवन है 30 डिग्री और मास की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक बात देखिए, जब अगर अपन बात करें इस वेज के FBD की, है ना, तो वेज के ऊपर जो फोर्स होगा वो इसका नॉर्मल होगा। मतलब आप ध्यान से देखिए कि नॉर्मल जो फोर्स है, मतलब वेज इसके ऊपर नॉर्मल जो फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, और ये इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स इसी तरफ N लगा रहा होगा। मतलब अगर आप FBD वेज के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल FBD इसको मिलेगा किसकी वजह से, स्मॉल m की वजह से। दैट मीन्स इस पर जो फोर्स होगा, इस पर अगर मैं आपको बात करूँ वेज पर, तो वेज का डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो इस पर नॉर्मल जो लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा ड्यू टू स्मॉल m वाले ब्लॉक, और जिसकी वजह से ये इधर एक्सेलरेट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल जो है इधर एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका जो रिएक्शन जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है वो रिएक्शन हम लिख सकते हैं बेसिकली n का ये कंपोनेंट होगा, है ना। n का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाएगा, ठीक है। तो n का ये एंगल 30, तो ये भी 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60। तो n का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos 60। अब ये वाला कंपोनेंट इसको इधर एक्सेलरेट करा रहा है, इसलिए इसको क्या करना है, F net = ma से बैलेंस कर लेना है। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से लिख सकते हैं n cos 60 शुड बी इक्वल टू m इंटू A1। तो n/2 इज इक्वल टू कैपिटल M आपको गिवन है 16, और एक्सेलरेशन A1 यहाँ पर क्या अननोन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू कितना आ गया 32A1 आ गया। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अगर अपन बनाना चाहें तो स्मॉल m वाले ब्लॉक के लिए बना सकते हैं, और स्मॉल m वाले ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन है, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है उसके वर्टिकल अगर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो दूसरी इक्वेशन देखना क्या बनेगी। अब जैसे कि ये इधर की तरफ मूव करेगा तो इस पर सूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और वो सूडो फोर्स स्मॉल m इंटू A1 होगा, है ना। और mg sin थीटा ऑलरेडी इधर लगी रहा है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। दूसरा mg cos थीटा इधर लग रहा है, ये भी हमें पता है। किसके लिए बात करें हम, स्मॉल m वाले ब्लॉक के लिए बात करें। इसका mg cos थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, और इधर एक्सेलरेशन है तो इधर एक और फोर्स होगा ma2, वो भी इस तरफ होगा, ये भी हमें क्लियर है। बट अभी अपन नॉर्मल के अलोंग लिख रहे हैं, तो नॉर्मल के अलोंग जो फोर्स होगा ma, भाई ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, यस। तो इसका इधर कंपोनेंट जो होगा वो n और ये mg cos थीटा, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, अपोज करेंगे। तो इसका एक सही सा FBD में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर n जो है नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये सूडो फोर्स इधर की तरफ है, जो कि हम बोल रहे हैं कि कितना है, ma1 है। m की वैल्यू कितनी है, 8 है। A1 सूडो फोर्स इधर, इस सूडो फोर्स का उधर कंपोनेंट जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये mg जो है, mg का ये वाला कंपोनेंट जो होगा mg cos थीटा होगा। देखो जो मैं बोल रहा हूँ आपको mg cos थीटा, और ये वाला जो है ma sin थीटा। मतलब बेसिकली जो ये सूडो फोर्स है, इस सूडो फोर्स का कंपोनेंट इधर भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बेसिकली सर हमें पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसको नॉर्मल की तरफ सपोर्ट कर रहा होगा, नॉर्मल को सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट वो है, शुड बी इक्वल टू n। और n हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले कितना, 32A1। एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। n हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना, 32A1। तो उस n की जगह यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी, तो उससे हमारे पास यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर आ गया, A1 कैलकुलेट होकर आ गया। अब A1 कैलकुलेट होने के बाद हम अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखेंगे। अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखने का तरीका देखो, NLM में इक्वेशन लिखने का तरीका तो वही है, F net = ma। अब अलोंग द इंक्लाइन लगने वाले जो फोर्सेज है उनको देख लीजिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाले फोर्सेस को प्लस लिख लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन वालों को क्या लिख लीजिए, माइनस। तो F net = ma। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक तो mg sin थीटा जो कि तुम्हें फील है नीचे की तरफ लग रहा होगा, और दूसरा ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसका सूडो फोर्स का एक और कंपोनेंट होगा जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, शुड बी इक्वल टू ma2। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करने के बाद A2 आ जाएगा, और A2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 2g/3। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप इसको देख सकते हैं। तो आपने सवाल को देख लिया होगा। रेजिस्टर्स गिवन है, R1 R2 आपको गिवन है, और आपसे पूछा कि अगर इनको पैरेलल में लगा दिया जाए तो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली एरर का भी सवाल है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपली हमें यहाँ पर दो रेजिस्टेंस गिवन है और वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर कितने हैं दोनों का 4 और 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 ओम। क्यों? क्योंकि 16 डिवाइड बाई 8 2 ओम, तो ये तो 2 आएगा, 2 प्लस माइनस है ना। अब हमें एरर कैलकुलेट करनी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लीजिए क्या रिलेशन इस तरह से होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमें परसेंट एरर देखनी है, फ्रैक्शनल एरर देखनी है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये होगा -1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर और डी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ कर रहे हैं, -1 अपॉन R1 स्क्वायर डी R1 -1 अपॉन R2 स्क्वायर डी R2, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, पूरा माइनस माइनस को प्लस कर देना है और डी आर इक्विवेलेंट तो हमें चाहिए क्योंकि प्लस माइनस में हमें उसको पुट करना है, अपॉन आर इक्विवेलेंट जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा DR1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस DR2 अपॉन R2 स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो आर इक्विवेलेंट में एरर होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद, तो ये डी आर इक्विवेलेंट तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू यहाँ पर आप देखिए डी आर वन कितना है 0.8 अपॉन R1 कितना गिवन है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 0.4 अपॉन यहाँ अगेन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 16 और इससे कैंसिल आउट हो गया कितनी बार 4 टाइम्स और 1.2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो जो आर इक्विवेलेंट में जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो 0.3 आ रहा है, दैट मीन्स प्लस माइनस हमें 2 प्लस माइनस 0.3 आंसर देना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 3 ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिज्म का सवाल है और मैग्नेटिज्म में करंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंडक्टर हमें लिखना होता है। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो लिखा जाता है, ये देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट आई है और यहाँ पर अगर ये एंगल्स जो हैं θ1 और θ2 होते हैं, अगर ये θ1 है और ये वाला θ2 है तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाता है B इज इक्वल टू लिखा जाता है μ0I अपॉन 4πd, है ना। d यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और ये होता है sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला यूज़ करके बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो सेमी इनफाइनाइट वायर्स गिवन है। आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो वायर है यहाँ से यहाँ तक जो वायर है ये कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए एक एंगल हमें गिवन है और दूसरा एंगल हमें पता है कितना लेना होता है 90 डिग्री, क्योंकि इस वाले के लिए जो एंगल लेते हैं हम वो कितना लेंगे, इसके लिए थीटा 90 डिग्री लेंगे, है ना, इनफाइनाइट के लिए। इसी तरह से उसके लिए भी 90 डिग्री लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना। तो सबसे पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं, इस वायर के लिए, नीचे वाले वायर के लिए, है ना। तो अलोंग जो एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, बी अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा वो होगा μ0I अपॉन 4πx, μ0I अपॉन 4πx। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसकी वजह से भी इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से डायरेक्शन जो होगी सेम होगी, तो डायरेक्टली उन दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो μ0I अपॉन 4πx और यहाँ sin θ1 अपॉन sin θ2। अब ये वाला एंगल sin θ1 है और दूसरा वाला एंगल कितना है sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बार लिख देता हूँ पूरा sin 90। अब यहाँ पर अब देखिए sin θ1, बेसिकली sin θ को लिखने का जो तरीका है आपको पता है कि क्वेश्चन में जो ये वाली लेंथ है ये x गिवन है और ये वाली लेंथ कितनी गिवन है, y गिवन है। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर, √x² प्लस y² हो जाएगी। तो sin θ1 को क्या लिखा जा सकता है सर, sin θ1 को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x अपॉन √x² प्लस y² लिखा जा सकता है। और इसी तरह से आप किसको लिख सकते हो, दूसरे वायर की वजह से, B2 की वजह से, मतलब ये वर्टिकल वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखने का तरीका सिमिलर ही होगा, बस यहाँ पर चेंजेस क्या आ जाएगा, sin θ2 में जब आप लिखोगे तो y अपॉन √x² प्लस y² हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे फिर फाइनल आंसर आएगा। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर
वही sin 90 प्लस sin थीटा है ना, दैट मीन्स इस तरह से। और दूसरे वायर की वजह से, ये वायर 2 की वजह से, तो वायर 2 की वजह से ये होगा sin 90 प्लस sin थीटा 2, और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है आरसी सर्किट गिवन है, मतलब आरसी सर्किट में हमसे क्या पूछा हुआ है, बेसिकली आरसी सर्किट में हमसे पूछा हुआ है कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है, और इस तरह से आरसी सर्किट गिवन है ना। अब आरसी सर्किट में कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है E इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आपको V आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है, 2 वोल्ट, है ना। तो 2 वोल्ट और EMF आपको गिवन है कितना, 20 वोल्ट, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। अब टाइम जो गिवन है वो 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10 माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन आर सी, आर रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन आर सी। अब हमें यहाँ पर ये 1 इधर शिफ्ट कर लेना है, दैट मीन्स इसको अपन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो फाइनली जो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन आर सी इज इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1/10 कितना होगा, 9/10। अब इसको क्या करें, थोड़ा रेसिप्रोकल करके लिखेंगे और लॉग भी ले लेंगे, तो 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा ln 10/9। क्यों, ln 10/9। अब सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है, बट क्वेश्चन में हमें उसकी वैल्यू गिवन है इस तरह से। ठीक है, तो हमें C कैलकुलेट करना है, तो C इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन आर रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम, मतलब 10 इंटू ये ln 10/9। अब फाइनली इसको सॉल्व करके हम आंसर C कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। C ये हमने कैलकुलेट किया सारी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 माइक्रोफैरेड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज मूव्ड कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस विदाउट फॉलोइंग द सरफेस प्रोफाइल, और द करेक्ट अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ विल बी। बेसिकली क्वेश्चन जो है आसान सा सवाल है, एनएलएम से रिलेटेड सवाल है, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि ब्लॉक है जिसको एक कांस्टेंट फोर्स, मतलब 2 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर ले जाया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा और 2 न्यूटन ऊपर, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। और जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो फोर्स 2 न्यूटन किधर लग रहा होगा, ऊपर, क्योंकि mg sin थीटा किधर है, नीचे, तब भी वेलोसिटी क्या बोल रहा है, कांस्टेंट बोल रहा है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है बेसिकली किसके बीच में, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, है ना। तो देखिए एक बात समझिए कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि mg sin थीटा तो कांस्टेंट रहने वाला है इंक्लाइन पर, ये बात हमें पता है। तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ है वो 2 और 3 ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें फोर्स तो वेरिएबल है। अब बात करें 1 और 4 में कौन सा करेक्ट होगा, तो आप ध्यान से देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर इंक्लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है तो एक पॉजिटिव हम ले रहे हैं, और इस तरफ लग रहा है तो इसको क्या लें, नेगेटिव। दैट मीन्स जो फोर्स पॉजिटिव है तो ऑप्शन नंबर 4, जिसमें पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 150 y² जेकेब, द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 एंड प्लेस्ड इन द फील्ड शोन इन द फिगर, द चेंज इनसाइड द क्यूब इज, सॉरी चार्ज पूछा है यहाँ पर, चार्ज कितना होगा क्यूब के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई कैलकुलेट कर लें, और फाई जो होगा यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, जो फ्लक्स होगा सिर्फ कौन सी सरफेस के अलोंग होगा, जो टॉप सरफेस है क्यूब का, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो किस तरह से गिवन है, 150 अपॉन y²। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स जो होगा सिर्फ किसके थ्रू पास होगा, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से पास होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले क्रॉस सेक्शन जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्लक्स जो लिखा जाएगा फाई, वो क्या लिखा जाएगा, ई ए शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
हमें Q कैलकुलेट करना है, तो Q इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब सारी वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें गिवन है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0.5, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेन 0.5 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। सारी वैल्यू सॉल्व करके पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद ये आएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻11। तो ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडक्टर, और इंडक्टर सर्किट जो है यहाँ पर आपको एलसी सर्किट, आपको एलआर सर्किट गिवन है। बेसिकली इंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टर, स्टडी स्टेट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप ध्यान से देखिए, सवाल में बोला है स्टडी स्टेट पर आपको क्या बताना है, इसमें करंट बताना है। अब देखिए करंट के लिए तो कॉन्सेप्ट वही है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मतलब वी आपको कितना गिवन है सर, वी गिवन है 30 वोल्ट। अब आर पता लग जाए तो बात हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होगा, स्टडी स्टेट का मतलब जो आपका इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि आई क्या हो गया, कांस्टेंट है ना। स्टडी स्टेट पर आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपका इंडक्टर है सिंपल एक क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा अब आपके पास, वो इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ऐसा है ना, और ऐसा, और फिर ऐसा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये 3 और ये 3, ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो 3 3 3 पैरेलल में कितना बन जाएगा, 1, और ये 2, 1 और 2 फिर सीरीज में कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ये कितनी 30 वोल्ट है, दैट मीन्स 33/3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पेयर। तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट यहाँ पर 3 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके तो देख लीजिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा है ना। एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन पोस्ट करके देख लीजिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म का आसान सा सवाल है। आपको पता है कि ये जब इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो ये बैटरी यहाँ पर हम BLV यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF होता है, क्योंकि जब लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्पीड से मूव करेगा तो एक EMF इंड्यूस्ड होता है, और वो जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो BLV होता है। दैट मीन्स अब ये जो सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक आसान सा सवाल होगा। आप इस सब चीज़ को छोड़कर यहाँ पर क्या करें, एक बैटरी बना दीजिए इस तरह से, है ना। ये वाले इस पार्ट को आप हटाकर यहाँ पर एक बैटरी बना दीजिए जिसका EMF आप क्या बोल दीजिए, BLV। तो आपके पास अब सर्किट जो रह गया वो ये रह गया, है ना। तो अब इस सर्किट को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि ये 4 और ये 4 आपस में क्या है, सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये 8 आपस में दोनों ये भी सीरीज़ में, 8 और 8 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 4। तो करंट जो यहाँ पर हो जाएगा वो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, मतलब BLV अपॉन आर, है ना, R इक्विवेलेंट। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो कोयल है इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। दैट मीन्स ये आपका टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 तो वहाँ था और 1 ये 5। तो I इज इक्वल टू BLV अपॉन 5। अब I की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है पुट कर देते हैं। I हमें गिवन है कितना, 2 मिलियम पे, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻3। B मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितना, देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 5 टेस्ला, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 है। L आपको गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100 इंटू V आपको कैलकुलेट करना है अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इस तरह से, और सॉल्व किया तो ये आया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन का सवाल है। एक बार स्क्रीन पॉज करके फटाफट से सवाल देख लीजिए। और सवाल जो है ग्रेविटेशन का है, पिछला 1-2 बार और पूछा गया है प्रीवियसली, है ना। देखिए 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास कैपिटल M अलोंग द सर्किल और रेडियस आर गिवन है। म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल मतलब स्पीड बतानी है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट हो रही है तो किसी भी एक पर, फॉर एग्जांपल इसको आप पकड़ लीजिए, इस पर जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से फोर्स होगा इस पर इधर की तरफ होगा, है ना। ये F है और ये वाला इसकी वजह से F है, मतलब ये दोनों सेम ही लगाएंगे क्योंकि दोनों के लिए जो डिस्टेंस है सेम है। और ये वाला एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा इस पर, इसको मैं बोल देता हूँ सपोज F1। तो आप ध्यान से देखिए F और F सेम है, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, √2F हो जाएगा, √2F और F1 मतलब √2F
प्लस F1 शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के लिए mv²/r। सिंपल इस तरह से हम इक्वेट करके अब F1 और F की वैल्यू सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं gm1m2/r² से, वो पुट कर देंगे और यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, और वैल्यू पुट करके फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 2। हाँ, तो जैसा कि आपको सवाल को देख के पता लगा होगा, आपको क्वेश्चन बोला है 5 kg कनेक्टेड स्प्रिंग, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व आपको गिवन है, और आपको बोला है कि सिंपल पेंडुलम, मतलब बेसिकली सवाल में आपको दो चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, एक स्प्रिंग को पेंडुलम को, और दूसरा सिंपल पेंडुलम को कनेक्ट किया हुआ है। और आपको बताना है कि किसी जो प्लैनेट है उस पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी अगर सेम टाइम पीरियड होता है तो, है ना। तो सिंपल एक तो स्प्रिंग पेंडुलम से कंपेयर किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो दिखाई दे रही है आपको यू मैक्स, वो कितनी है 10 जूल दिखाई दे रही, और ये होती है हाफ k²। कितनी होती है, हाफ k² इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए 1/2 k, तो हमें फाइंड आउट करना है कि मतलब k हमारे पास नहीं है। a आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 2 है, एम्पलीट्यूड ये वाला जो होगा बेसिकली एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पर होती है फिर वापस मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हाफ k इंटू 2² इज इक्वल टू 10, तो ये k की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। तो टाइम पीरियड जो हम स्प्रिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं तो t इज इक्वल टू 2π√m/k होता है ना। अब क्वेश्चन में m की वैल्यू कितनी गिवन है सर 5 kg, दैट मीन्स 5/5, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2π सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन बोला है कि ये इसी तरह अगर एक किसी प्लैनेट पर किसी सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराया जाए और जिसकी लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, हाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर लेंथ गिवन है ना। तो उसके लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा 2 इज इक्वल टू 2π सिंपल l/g होगा, और ये टाइम पीरियड सेम हो, दैट मीन्स इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 2π√l/g। l यहाँ 4 गिवन है, g हमें निकालना उस प्लैनेट पर, है ना, g जो भी होगा, तो 2π से 2π, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g इज इक्वल टू आंसर जाएगा सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस प्लैनेट पर जो स्मॉल g की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 2 ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। देखिए अब अपन आ जाते हैं सेक्शन बी पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, आपके पास चॉइस है 5 की, बट अपन सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए। ऑलराइट, देखिए बढ़िया सवाल है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट टफ नहीं है ना। सवाल को समझिए। सवाल में बोला व्हेन बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, इट टेक्स t टाइम। व्हेन द सेम बॉडी इज स्लाइड डाउन रेस्ट अलोंग द रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल सेम एंगल थ्रू द सेम डिस्टेंस, इट टेक्स α t टाइम। और आपको बोला है कि जो कोफिशिएंट है वो इस तरह से गिवन है, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। इंटीजर टाइप का सवाल है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का सवाल है, आपको कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में एक बात समझिए कि जो इंक्लाइन प्लेन है, जैसे कि सपोज ये इंक्लाइनेशन जो भी गिवन है ना, इसको थीटा बोल दूँ, तो इस इंक्लाइन प्लेन पर आपको पता है एक्सेलेरेशन जो होगा वो g sin थीटा होगा अगर फ्रिक्शन नहीं है ना, ये बात समझने वाली। और दूसरी बात, जब फ्रिक्शन होता है तो इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलेरेशन होता है वो a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होता है। ये एज ए स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो आप एज इंस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली फोर्स को बैलेंस करके, है ना। ma शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट एज अ रेजिस्टिव फोर्स। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है और इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमें कितनी बार लगानी, 2 बार। दोनों सिचुएशन में रिलीज़ किया है तो u तो 0 हो जाएगा, है ना। तो सिंपली हमें क्या करना है, s को लिखना है। तो पहले वाले के लिए s जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, पहले वाले के लिए s जो हो जाएगा, s की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। हाँ, s की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, ये जाएगी 1/2 इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए s इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला दोनों डिस्टेंस इक्वल है और फिर जो रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्मूथ सरफेस पर सिचुएशन है
और ये रफ सरफेस पर सिचुएशन है। इक्वेट करेंगे तो ऐसा रिलेशन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3। तो इंटीजर टाइप का सवाल है, आंसर इज 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, अ 2 किलोग्राम स्टील रोड ऑफ लेंथ 0.6 मीटर इज क्लैम्प्ड ऑन अ टेबल vertically at its lower end and is free to rotate in vertical plane। बेसिकली जो एक रोड है आपके पास, रोड का जो लेंथ है वो 0.6 मीटर है, मतलब इस तरह से एक रोड है ना, इसका जो लेंथ है वो 0.6 मीटर है, और ये इस तरह से यहाँ से हिंज है ना, और ये वर्टिकल प्लेन में क्या करने को रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। इसका मास आपको गिवन है कितना, 2 kg इसका मास गिवन है। आगे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, द अपर एंड इज पुश्ड सो दैट द rod falls under gravity ignoring the friction due to clamping at lower end, the speed of the free end of rod when it passes through the lowest position। बेसिकली मतलब इस तरह की सिचुएशन से ये क्या कर रही है, रिलीज़ कर रहे हैं, तो जो लोअर सिचुएशन से जब पास होगी तो कितना इसका स्पीड होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कनेक्ट करेंगे किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज इक्वल टू mgl शुड बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देखिए इनिशियल में जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर रेफरेंस पॉइंट ये ले लूँ तो mgl होगी, और फाइनली जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, अब यहाँ से हम कंपेयर करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा, और एक बार ओमेगा आ गया तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, स्पीड हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से सिचुएशन है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/3 होगा इसका, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा के हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली अपने पास आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टील रोड विद वाई आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस ए गिवन है ना, मतलब ये ए जो है ये बेसिकली अल्फा है ना, अल्फा गिवन है, ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 400 विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंडेड। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रोड, टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है, फिर कंपेयर करना है कि जो एक्स है वो न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपको पता है यंग्स मॉडुलस में y इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/A/Δl/L। अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस की बात है तो लीनियर एक्सपेंशन जो है Δl/L ये लिखा जा सकता है यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको वेरीफाई मतलब अपडेट कर लेते हैं। तो F/L अल्फ़ा डेल्टा टी। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, और फोर्स जो होगा वही टेंशन फोर्स होगा। दैट मीन्स F और T शुड बी इक्वल टू, F की जगह T भी लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें इधर आ जाएगी, तो Y A अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखिए क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना ध्यान रखना, अल्फ़ा गिवन है, डेल्टा टी गिवन है। बस अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। कंपेयर करोगे इस किससे, इससे x इंटू 10⁵ से, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करी तो ये f की वैल्यू है 8 इंटू 10⁵। दैट मीन्स x जो होगा न्यूमेरिकल टाइप सवाल है तो आंसर होगा करेक्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में बोला एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक अब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। द सिस्टम विद टोटल मास ऑफ 40,000 kg इज मूविंग विद a speed of 72 km/h when the brakes are applied to being to it rest. If the process of the system being through brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by 1 meter. If 90% of energy of the wagon is lost due to the friction, the spring constant is। बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर पूछा है। तो जो सिचुएशन है बेसिकली सवाल को देख के कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड सवाल है। दैट मीन्स हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल शुड बी इक्वल टू डेल्टा के। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्क डन को, सारे जो वर्क डन उनको डेल्टा के इक्वल करना है। अब यहाँ वर्क डन जो है, वर्क डन किस किस वजह से, एक तो स्प्रिंग की वजह से और दूसरा जो वर्क डन है फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन है। दोनों वर्क डन को किसके इक्वल कर लोगे, डेल्टा के के इक्वल कर लोगे। और डेल्टा के में एक बात ध्यान रखना कि जो डेल्टा के में एक बात ध्यान रखना कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के फाइनल, वो कितना होगा 0। क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है कि
ब्रॉड टू रेस्ट, मतलब फाइनली वो रेस्ट पर आ रहा है। मतलब इनिशियली आपको स्पीड गिवन है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना, नहीं भूलें। और के इनिशियल यहाँ से आ जाएगा, के इनिशियल आएगा हाफ mv², और ये 90% जो एनर्जी है लॉस, इसको यहाँ पर हमें वर्क डन में यूज़ करना है। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ऑल वर्क डन किसके इक्वल होगा, हाफ डेल्टा के के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और ये हाफ mv², ठीक है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग के लिए जो आएगी इस तरह से, और के आपके पास यहाँ पर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हाफ के x² फॉर्मूला होता है, के अननोन होगा, के की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 × 10⁵। तो इंटीजर टाइप का, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, आंसर करेक्ट होगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस। देखो डायटोमिक गैस दिया हुआ है सवाल में, इस बात का ध्यान रखना। इंक्रीज बाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, द molecules in the gas rotate but do not oscillate if the ratio of the change in internal energy of the gas to the amount of work done is x/10। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू डिवाइड बाई वर्क डन, ये आपको गिवन है कितना, x/10। तो आपको सिंपली अब डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ये कैलकुलेट कर लेना है। तो डेल्टा यू जो होगा, आपको क्वेश्चन में बोला है कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए होता है NCV डेल्टा T। तो यहाँ पे CV की वैल्यू जो होगी 5/2R होगी, क्योंकि डायटोमिक गैसेस क्वेश्चन में गिवन है, और वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, NR डेल्टा T, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो N × 5/2R डेल्टा T अपॉन NR डेल्टा T शुड बी इक्वल टू x/10, ठीक है। तो आप देखिए NR डेल्टा T से NR डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, x/10। तो यहाँ से x की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 25। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर करेक्ट होगा 25 को फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल्स एट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट। देखो बस बेसिक सा सवाल है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको पता है कि 0.1 वोल्ट से जब एक्सेलरेट करेंगे तो जो एनर्जी हो वो क्या हो जाएगी, EV हो जाएगी। और कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करें, N2 वाले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर 3/2 kT शुड बी इक्वल टू EV, है ना। तो सिंपल आपको ये एनर्जी को यहाँ पर कंजर्व करना है, दैट मीन्स जो एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे। आइए डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ उसका। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन 3/2 kT EV शुड बी इक्वल टू EV, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, QV, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और V यहाँ पर पोटेंशियल। तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करोगे तो T की वैल्यू 773 केल्विन आएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूमेरिकल टाइप आंसर का आंसर होगा 500। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट in coplanar circular orbits in anti-clockwise direction. Their period of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of the orbit of nearer satellite is 2 × 10⁻³ km. The angular speed of the farther satellite is observed from the nearer satellite at the instant when the both satellites are the close is π/x रेडियन पर आवर। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो ग्रेविटेशन से रिलेटेड सवाल है, ग्रेविटेशन में कैप्लर्स जो है T² इज प्रोपोर्शनल टू R⁻³ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, जो हमसे पूछा हुआ है। और यहाँ पे हमें रिलेटिव सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना होगा। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, V परपेंडिकुलर अपॉन R होता है, बट ये फॉर्मूला हमें रिलेटिव के लिए यूज़ करना होगा, बस इस बात का ध्यान रखिए। आइए इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि T² इज प्रोपोर्शनल टू R³, तो यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा, ये रेडियस जो अननोन है हमारे पास आ जाएगी 8 × 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन इस तरह से कि 2 प्लैनेट्स है, एक ये और एक ये, दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। तो दोनों के लिए T1 ये यहाँ पर ω1 है और ω2 है ना। ω1 ω2 जब हमारे पास होता है तो रिलेटिव
एंगुलर वेलोसिटी जब हम लिखते हैं तो v1 माइनस v2 अपॉन r2 माइनस r1, इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर हम इसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली अपने पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x, जो इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का आंसर है 3। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का सवाल है, एक बार स्क्रीन पोज करके देख लीजिए। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन बोला है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 टाइम्स टू द अदर स्लिट। मतलब एक बार देखिए, इंटेंसिटी जो होती है वो स्लिट विड्थ के जो होती है, इंटेंसिटी स्लिट विड्थ के जो होती है वो स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में बोला है कि स्लिट विड्थ कितनी के 3 टाइम्स कर दी, तो इंटेंसिटी का जो रेशो हो जाएगा I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये जो स्लिट है उसके जो आपके इंटेंसिटी है वो कितनी कर दी है, 3 टाइम्स कर दी है। देखो क्वेश्चन में लिखा है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 टाइम्स टू अदर। दैट मीन्स अगर ये 3 टाइम्स कर दी तो 3d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, तो 9 का होल 9/1 हो जाएगा। दैट मीन्स आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का जो रेशो हमसे यहाँ पर पूछा है, तो आई मिनिमम और आई मैक्सिमम के रेशियो के लिए जो फॉर्मूला हमें पता होता है वो क्या होता है, √I1 माइनस √I2 का अपॉन √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली I1 I2 का जो रेशियो है उसको यहाँ पर पुट करके हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर ये कितना जाएगा, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, और 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, तो 4/16 दैट मीन्स 1 कितना हो जाएगा 4। और ये हमें गिवन है x/4, क्या गिवन है x/4, तो x/4 की वैल्यू कितनी गिवन है 1/4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का आंसर होगा 1 इज करेक्ट हियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कैरियर वेव्स है एम्पलीट्यूड 250 वोल्ट इज मॉड्यूलेटेड बाय साइनसोइडल बैस एंड एम्पलीट्यूड 150 वोल्ट, द रेशियो ऑफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। देखो बहुत बेसिक सा सवाल है, ये फॉर्मूले आपको पता होना है। AMX का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AC + AM, है ना, और A मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AC - AM। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब वैल्यू जो गिवन है पुट कर देते, तो 250 + 150 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा, और यहाँ 250 - 150 ये हो जाएगा कितना सर 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछा रेशो मिनिमम टू मैक्सिमम, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो मिनिमम टू मैक्सिमम A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/400 दैट मीन्स 1/4 हो गया। जबकि क्वेश्चन में ये हमें रेशो गिवन है 50 रेशो गिवन, ये कितना गिवन है 50 रेशो गिवन x, तो x की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 200। तो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 200। ओके, देखिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है यूनिफॉर्म हीटिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज कनेक्टेड across a potential difference 240 volt. The wire is then cut into half and the potential difference of 240 volt is applied across each half separately. The ratio of power dissipation in first case to the total power dissipation in the second case would be 1:x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सवाल आसान सा सवाल है, बस इस सवाल में आपको देखिए पावर का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पावर जो होती है P बेसिकली क्या होता है सर, P होता है V²/R, है ना। अब क्वेश्चन में अगर अपन बात करें फर्स्ट केस के लिए, किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए, तो पावर आपको कितनी गिवन है सर 240 × 240 अपॉन इनिशियल में जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है टोटल वो कितना गिवन है 36 ओम। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पावर कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट सिचुएशन में। इसको कैलकुलेट नहीं करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो आपके पास टोटल एक वायर था उसको क्या कर दिया, हाफ 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और दोनों के लिए अलग अलग पावर कैलकुलेट कर लो। दैट मीन्स अब ये वाला जो होगा ये 18 ओम का होगा, और ये वाला भी कितना होगा 18 ओम का। तो इन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लूँ। इसके लिए बोल दूँ P2, तो P2 कितना हो जाएगा 240 × 240 / 18, और P3, इसके लिए P3 बोल दूँ तो ये कितना होगा 240 × 240, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, अपॉन 18 × 18। अब सेकंड, ये जो सेकंड केस है, ये वाला जो है सेकंड केस है, इस सेकंड केस में टोटल पावर मतलब अलग अलग दोनों के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। सेकंड केस में दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल जो हो जाएगी सेकंड केस में, है ना, इसको बोल दो P2 फाइनल, है ना, या टोटल P2 फाइनल और टोटल, ये कितनी हो जाएगी 240 × 240 अपॉन 18 प्लस
240 इंटू 240 प्लस 8/18। अच्छा, इनको ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को अलग अलग आपने लगाया और दोनों के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, मतलब पावर जो लॉस हो रहा है, वो दोनों के अलग अलग टोटल ऐड कर लूँ, है ना, दोनों को। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 240 इंटू 240, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 18 और 18, है ना। तो ये हो जाएगा 9 बच जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा सर 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 9। तो इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 2। अब अपन को क्या बोला है कि फर्स्ट केस और सेकंड केस का जो रेशियो 1:2 है, दैट मीन्स इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/x। तो आप देखिए ये हो जाएगा 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 36, देखना ध्यान से, ये मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पुट करो, 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 9। देखो कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करो ताकि कट पिटना है वो कट पिट जाएगा, फालतू अपन कैलकुलेशन करके टाइम ख़राब नहीं करें। तो क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका, मतलब इन न्यूमेरिकल टाइप का आंसर है, तो 4 इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था और ये था 1 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर।